वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस रिटायर्ड वजीदुद्दीन अहमद दस्तन स्टूडियो में मौजूद हैं। सही सा कुछ वधी गाल बोल के जी जैसे साहब ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा था कि कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, लेकिन कानून का तो टेम्परेचर एक ही होता है। तो इस वक्त तक जो कोर्ट ने सब्र किया हुआ है ख़ास तौर पे एनआरओ इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और अब जो इस्तिस्ना का मामला है गया उस पर भी 1 फ़रवरी को हेयरिंग है, आप आगे किस किस्म का माहौल बनता हुआ देख रहे हैं कानून को मद्देनज़र रखते हुए? जी, जैसे आपने सही फरमाया कि मुस्तकिल जहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक़ है और दीगर अदालतों का ताल्लुक़ है, उन्होंने तो जैसे कि एक अदालतों का होना चाहिए कि वहाँ तो किसी किस्म का कोई हाइप नहीं है, और मैं यही समझता हूँ कि ये जो एक अच्छी रविश है वो बरकरार रहेगी और मामलात को हुस्न खूबी से और तहम्मुल से, सब्र व तहम्मुल से हल किया जाएगा इंशाअल्लाह, मैं यही समझता हूँ। लेकिन सर कानूनी लाइन जो है इस्तिस्ना पे ही मैं सीधी बात कर दूँ, आप भी कहते रहे हैं माजी में कि जी मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल नहीं है, लेकिन अब बैरिस्टर एतजाज़ आ गए हैं, वो अब कह रहे हैं कि जी मुकम्मल इस्तिस्ना है, बाहर भी इस्तिस्ना है। ये भी थोड़ा आम फहम ज़बान में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या तशरीह के लिए कोर्ट जाना ज़रूरी है, और क्या ये जो इस वक्त बाहर लोग जो इस्तिस्ना की हिमायत कर रहे हैं वो सही हैं? क्योंकि आप जस्टिस भी रहे हैं, आपने तो पढ़ा हुआ है कानून, इसलिए क्या उसकी तशरीह हो सकती है एक्सपेक्टेड? देखें, मसला क्या है? मसला एक बड़ा सिंपल सा मसला है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी अप्रैल 2008 में मलिक क़य्यूम साहब ने एनआरओ की बुनियाद के ऊपर जो स्विस मुकदमात ख़त्म कराए, दीगर मुकदमात और भी उसमें हैं, तो ये क्योंकि एनआरओ का कानून कलअदम करार दे दिया गया है और उसकी बुनियाद के ऊपर ये ख़त लिखा गया था, तो हुकूमत को ये कहा कि आप एक ख़त लिख कर के उस ख़त को विड्रॉ कर लीजिए और जो भी उसके नतीजे में सूरत हाल हो वो टैकल कर ली जाएगी। अब सदर का जो इस्तिस्ना है वो सिर्फ फ़ौजदारी कार्रवाई के बारे में है कि जिस ज़माने में वो सदारत के ओहदे के ऊपर हैं उस ज़माने में ना कोई फ़ौजदारी केस उनके ख़िलाफ़ शुरू किया जाएगा और ना कोई केस जो चल रहा है उसको जारी रखा जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ फ़ौजदारी केसों के बारे में है, सिविल केसों के बारे में नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जहाँ तक के फ़ौजदारी मुकदमात का ताल्लुक़ है वो भी पाकिस्तान की जो टेरिटरीज़ हैं, पाकिस्तान की जो हदूद हैं उस हद तक है, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पाकिस्तानी अदालतों पे और पाकिस्तान में अप्लाई करता है, पाकिस्तान के बाहर अप्लाई नहीं करता। तो लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ये ख़त लिख दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी कार्रवाई के मातहत ये ऑर्डर दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल या दीवानी कार्रवाई थी, और ख़ुद ख़त लिखना जो है वो भी कोई फ़ौजदारी कार्रवाई नहीं है, और उस ख़त के ज़रिए से एक पहला जो ख़त लिखा गया था उसको रिकॉल करना था, उसको कैंसिल करना था, तो ये फ़ौजदारी कार्रवाई नहीं थी। और इसीलिए ख़ुद एतजाज़ अहसन इस मुकदमे में आने से पहले बार बार ये कह चुके हैं कि जो ख़त सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो लिख देना चाहिए। ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ख़त लिखने को उस पर अमल दरामद कर लेना चाहिए। लेकिन सर फिर वो जिनेवा कन्वेंशन की भी बातें करते हैं पढ़े लिखे लोग, मैं तो कानूनी माहिर नहीं हूँ लेकिन सुनी सुनाई बातें हैं, मैं आपसे उसका एक्सप्लेनेशन चाहूँगा कि वो कहते हैं कि जी जिनेवा कन्वेंशन में भी प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट को आप ट्राई नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या मामला है? फिर देखें, वो उसके लिए जिन कन्वेंशंस की बात करते हैं वो वियना कन्वेंशंस हैं 1961 के और 1963 के, और उसमें यकीनन कुछ इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन अगेन वो इस्तिस्ना जो है वो स्विस अदालतों ने उसको देखना है, वो पाकिस्तानी अदालतों ने नहीं देखना, हमने नहीं देखना। हमने तो एक लेटर जो है वो लिखना है। अब उस लेटर के नताइज में अगर तो सदर पाकिस्तान को वियना कन्वेंशंस के मातहत कोई इस्तिस्ना हासिल है तो उसका फ़ैसला स्विस अदालतों में होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। ठीक, और वहाँ पर भी इस्तिस्ना क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि इस्तिस्ना जो है वो क्लेम किया जाता है, उसके मुतालिक कहा जाता है कि जी हमको इस्तिस्ना हासिल है, हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई आप इनिशिएट ना करें या आगे ना बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मसाइल इस तरह के नहीं हैं कि जिनको इतना सीरियस रंग दिया जा रहा है। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल कि
ये जो केसेस हैं स्विस अदालतों के, ये क्या पाकिस्तान की दरख्वास्त पे कायम हुए थे या स्विस गवर्नमेंट ने कायम किए थे? और पाकिस्तान की जो इन केसेस में हैसियत है वो एक मुद्दई की है या फरीक की है? ये केसेस जो हैं ये गालिबन पाकिस्तान की ईमा के ऊपर इनिशिएट हुए थे और फिर बाद में हुकूमत पाकिस्तान वहाँ पर एक पार्टी भी बन गई थी और मुकदमात पाकिस्तान हुकूमत की मौजूदगी में फिर आगे बढ़े थे। ठीक, तो इस तरीके से ये हुआ था। तो ये जो कन्विक्शन की बात होती है कि जी 2003 में एब्सेंसिया में इनको कन्विक्ट किया गया था, तो उसके बाद से तो लोगों को, हमारे आम लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन केसेस का मामलात कहाँ गए। और किसी एक अपना कानूनी माहिर ने मुझे ये बताया कि जी क्योंकि हम फरीक थे तो अब तो वो केसेस चल ही नहीं रहे, तो फिर एक फ़रीक कैसे कह सकता है कि जी मुझे इसमें दोबारा फ़रीक बना दिया जाए। इस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें किसी जज साहब ने ये कहा था, रिटायर्ड जज थे, उन्होंने ये कहा था कि जी क्योंकि हम फ़रीक बने थे जाके और फिर हमने वो जो उसमें फ़रीक वाली हैसियत थी उससे हम विदड्रॉ हो गए थे, अब तो वो केसेस कहीं चल नहीं रहे। तो एक केस जब चल ही नहीं रहा तो उसमें फिर दोबारा हम फरीक कैसे बनेंगे? उन्होंने ये पॉइंट उठाया था, तो मैंने सोचा था जब आप आएंगे तो आपसे पूछूंगा। ये सारे झगड़े जो हैं ये ख़त लिखने के बाद के झगड़े हैं। एग्जैक्टली। अगर तो एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद करते हुए एक ख़त लिख दिया जाए जो कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और दीवानी या सिविल कार्रवाई है, उसके बाद में वहाँ जो भी होता है वो वहाँ देखा जाएगा। वैसे ये बात जो है सिविल पार्टी की जो हम वहाँ बने थे कि जी अगर हमने वो कार्रवाई ख़त्म कर दी है तो हम दोबारा सिविल पार्टी बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, ये मैं समझता हूँ महज टेक्निकलिटीज़ हैं। अच्छा। मसला जो है वही है कि जिस वक्त ये ख़त लिखा गया तो उसके बाद और आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो स्विस अदालतों की डिस्क्रेशन है कि वो क्या करती हैं। ठीक। अच्छा सर, एक सवाल और भी मुझे ज़रा बता दें कि जिस तरह आपने कहा कि जी ख़त लिखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह करनी है 1 फ़रवरी को या आगे चल के उसमें भी यही होगा कि ख़त लिखना चाहिए, अगर तशरीह में ये आ जाता है कि जी मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल नहीं है और ख़त लिख देना चाहिए था जो कि नहीं लिखा गया है, तो फिर क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कंटेम्प्ट के मुर्तकिब हो जाएंगे? या फ़ैसला जो भी हो लेकिन उन्होंने ख़त तो नहीं लिखा, तो क्या फिर उन पे कंटेम्प्ट चार्जेस अप्लाई होंगी? अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर अदलिया नहीं इस्तेमाल करती और बिल्कुल बाय हुक एंड बाय क्रोक वो इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं जो कि अब तक नहीं हुई, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को चार्जेस फेस करने पड़ सकते हैं? देखें, ये तो वक्त ही बताएगा कि कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर का कहना ये है और उनका डिफेंस ये है कि जी हमें एक जेन्युइन हमारी सोच ये रही है कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, उसके नतीजे में हमने ख़त नहीं लिखा, तो आप इस्तिस्ना के बारे में फ़ैसला कर दीजिए। अगर आप ये कहें कि इस्तिस्ना हासिल नहीं है, ख़त फिर भी लिखना है, तो हम लिख देंगे। ठीक। और साथ ही हमारी अर्ज़ ये है कि अगर इससे पहले हमसे कोई गलती हो गई है और हमने गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर अदालत के अहकामात के ऊपर अमल नहीं किया है, तो हम अपने आप को अदालत के मर्सी के ऊपर फेंकते हैं और अदालत से रहम और इंसाफ की दरख्वास्त करते हैं। तो अगर ये एटीट्यूड हुआ तो मैं समझता हूँ कि अदालत की तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पांस आ सकता है। ठीक, जैसा आपसे गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं, आगे फिर मेमो का मामला भी है, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। ब्रेक का टाइम हुआ है, नाज़रीन प्रोग्राम टाइम एक शॉर्ट ब्रेक जो ब्रेक का जस्टिस रिटायर्ड वजीरुद्दीन अहमद साहब मेमो मामले थे गाल बोल। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।